सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कीर्ति दहिया और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। सो आज का जो हमारा नया चैप्टर रहेगा वो रहेगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या रहेगा? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हमारा डीएनए की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करेंगे, डीएनए के डबल हेलिक्स की बात करेंगे, सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज क्या है जेनेटिक मटेरियल की, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये चैप्टर आपका दो पार्ट में रहने वाला है। पहले पार्ट में हम रेप्लिकेशन तक करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम अगले वाला पार्ट कर रहे होंगे। इससे पहले एक वाला चैप्टर में आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपको पढ़ा चुकी हूँ। विद इन 1 आवर मैंने वो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया विद क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। इस चैप्टर को भी हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में पूरा करने की, ताकि आपका कंसाइज वे में पूरा सिलेबस कवर हो सके। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन, सबसे पहली बात हम इंट्रोडक्शन की करते हैं। दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है। कौन कौन से? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए बोलते हैं। अब डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा डीएनए पाया जाता है। और आरएनए की बात करें तो इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस लाइक टीएमवी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, बट मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर, अडेप्टर, स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल। क्योंकि इसकी वैसी प्रॉपर्टीज नहीं है जैसे डीएनए को होना चाहिए। एक आइडियल डीएनए को जैसा होना चाहिए, हम आगे बात करेंगे कि आइडियल डीएनए को कैसा होना चाहिए, आइडियल जेनेटिक मटेरियल को कैसा होना चाहिए। तो वो सारी चीजें ये फुलफिल नहीं कर पाता है आरएनए, इसलिए हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए की बात करें, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. The length of the DNA usually defined as the number of nucleotide which is also a characteristic of an organism. न्यूक्लियोटाइड की बात हम आगे करेंगे। अब ऑर्गेनिज्म और डीएनए कंटेंट की बात दे रखी है, एनसीईआरटी ने कुछ ये डाटा दे रखा है, ये आपको याद करना जरूरी है। आपके नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है आपके सीबीएसई में। तो ये बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो लैमिडा, ई कोलाई, हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, इनके सबके हमारे डीएनए का कंटेंट दे रखा है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब कैसा स्ट्रक्चर, दिखने में कैसा है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए इज अ न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या है? जिसके 3 कंपोनेंट हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होगा वहां पे, एक पेंटोज शुगर होगी और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब सिर्फ अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर उसमें फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस प्यूरिन हो सकते हैं और पिरामिडिन हो सकते हैं। प्यूरिन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडिन कौन से हैं? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है जी। पेंटोज शुगर हमारी राइबोज इन आरएनए एंड 2-डीऑक्सी इन डीएनए, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। आगे बात करते हैं। प्यूरिन्स आर सेम इन डीएनए एंड आरएनए, प्यूरिन सेम रहेंगे। साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। यूरेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, ये पॉइंट याद रखना है। थाइमिन, जिसको थाइमिन को हम क्या बोलते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल इज इन डीएनए। थाइमिन किसमें प्रेजेंट होगा? डीएनए में, ठीक है जी। किसमें प्रेजेंट होगा? हमारा डीएनए में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। A nitrogenous base is linked to the OH of one carbon pentose sugar, one dash pentose sugar through an N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन से लिंकेज प्रेजेंट है, तो इट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। When a phosphate group is linked to OH group of 5 dash carbon of a nucleoside through the phosphodiester linkage, which is very important again, a corresponding nucleotide is formed, ठीक है जी। ये मैंने बात बता दी, अगर फॉस्फेट ऐड हो गया तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। 2 nucleotides are linked through the 3,5 phosphodiester linkage to form a dinucleotide. More nucleotides in such a manner form a polynucleotide. ऐसे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे और हमारे पास polynucleotide बना देंगे। A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety, at the 5 dash end पे हमारे पास phosphate free बैठा होगा। कहीं ना कहीं तो वो चेन एंड हो रही होगी और कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट हो रही होंगी। तो टर्मिनल पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एक टर्मिनल पार्ट हमारा 5 डैश होगा जिसपे हमारे पास फॉस्फेट फ्री बैठा है, और एक पार्ट हमारा 3 डैश होगा जहां पे हमारा OH फ्री बैठा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें
फॉस्फेट पे क्या है, 5' प्राइम पे हमारा फॉस्फेट फ्री बैठा है, और अगर हम 3' की बात करें तो यहाँ पे OH फ्री बैठा है। ठीक है, यही बात एनसीईआरटी ने लिखी है, यही मैंने आपको बता दी है। इसके बाद डीएनए एक डबल हेलिक्स है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हम वो देख लेते हैं। हॉलमार्क क्या है, बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड, जो भी दो स्ट्रैंड्स होंगे डीएनए के उसमें क्या होंगी, बेस पेयरिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, चार्गव था एक हमारा जिसने बताया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो रेशियो होती है बिटवीन ए एंड टी एंड जी एंड सी इज इक्वल टू 1, क्या होगी, 1 के बराबर वो होगी, 1 के बराबर वहां पे होगी, कांस्टेंट होगी। द बेस पेयरिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री होगी टू ईच अदर विच इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, वो मैं बात बताती हूँ आपको। बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय द, ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं विल्किंसन फ्रैंकलिन, जेम्स बॉस्टन, फ्रांसिस क्रिक ने हमारे पास क्या दिया, एक मॉडल दिया जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बोलेंगे, और ये सन याद करना है, ये ईयर याद करना है 1953 में। ठीक है, डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज आइडेंटिफाइड बाय दिस। अब किसने हमारे न्यूक्लियन को या फिर एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई किया, वो ये साइंटिस्ट है फ्राइडरिश मिशर। ठीक है जी, 1869 में। ठीक है, ये बेसिक्स बात होगी। अब साइलेंट फीचर्स बात कर लेते हैं डीएनए के। The two chains are coiled in the right-handed fashion, ऐसे coiled होंगी, ऐसे coil होंगी। ठीक है, ऐसे coil होंगी ये। Bases in the two strands are paired through the hydrogen bond present होगी, forming base। अब देखो A और T में डबल बॉन्ड होंगी और G और में ट्रिपल बॉन्ड होगी, तो इसमें ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। पिच जो होगी मतलब लेंथ जो होगी वो होगी 3.4 नैनोमीटर। 10 बेस पेयर ईच टर्न में हमारे प्रेजेंट होगी, जैसे मान लो ये टर्न है एक, तो इसमें क्या है 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। और एक मतलब दो बेस पेयर के बीच में, मान लो ये एक बेस पेयर ये दूसरा बेस पेयर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 0.3 नैनोमीटर का। ठीक है, टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, वन चेन हैज 5' to 3 चलेगी और एक चलेगी 3 to 5', made of two polypeptide chains where the backbone is constituted by the sugar phosphate and bases process inside। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि देखो ये जो चीज है, ये जो चीज है इसमें बेसिस बाहर की तरफ नहीं है, बेसिस है अंदर की तरफ। ठीक है, ये दिख रहा है, ये बेसिस है। ठीक है, और जो ये बैकबोन, जो बैकबोन कौन बनाता है, बैकबोन कौन बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुगर और फॉस्फेट की बॉन्ड। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट की बॉन्ड बनाएगी हमारे पास बैकबोन। ठीक है जी, अब सेंट्रल डोगमा की बात कर लेते हैं। सेंट्रल डोगमा क्या है, स्टेट्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। अब डीएनए के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, वो खुद ब खुद रेप्लिकेट कर जाएगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट होगी जिससे हमारे पास mRNA बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और वहां से ट्रांसलेशन होने के बाद हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगे। इन सम वायरसेस, अब यहां से ये वाला जो प्रोसेस है ये दोबारा नहीं हो सकता, पर ये वाला प्रोसेस दोबारा हो सकता है, रिवर्स में हो सकता है। किसमें होता है ये, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, इट इज कॉल्ड द रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। और इसमें एंजाइम जो होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है जी, यहां से वापस हमारा डीएनए बन जाएगा। पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। अब इतना बड़ा हमारा डीएनए हेलिक्स है, उसको कैसे वो पैकेज है हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह, वो कैसे पैकेज है। तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है एक टिपिकल मैमेलियन सेल में 6.6 into 10 raised to the power, ये 9 है raised to the power बेस पेयर। द लेंथ इज अप्रोक्स 2.2 मीटर लेंथ है डीएनए की हमारे पास, विच इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ द। अब न्यूक्लियस के अंदर तो भाई इतना ही फिट होगा ना, पर उसकी लेंथ इतनी है तो उसको हमें कंडेंस करना पड़ेगा, उसको हमें इस लंबाई से उसको कंडेंस करके इसमें फिट करना होगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे, इन प्रोकैरियोट्स ई कोलाई की बात करें, द डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड is held with some proteins that have positive charges। अब पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास डीएनए जो है वो नेगेटिव है, प्लस में हमारे पास जो हमारे प्रोटीन्स है कुछ वो क्या है, पॉजिटिव है। अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। द डीएनए इन द न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। ऐसी लूप्स होंगी जो प्रोटीन से हमारी बनी होगी। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। यूकैरियोट्स में इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ज्यादा हमारे पास क्या है, बेस पेयर ज्यादा है। द पॉजिटिवली चार्ज सेट ऑफ बेसिक प्रोटीन कौन से हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, और हिस्टोन्स बोलते हैं इन्हें, रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
are organized to form a unit of 8 molecules called the histone octamer. octamer बोलेंगे, ये 8 molecules की एक unit बना लेंगे. क्या बना लेंगे? एक unit बना लेंगे. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone. अभी जो DNA था ये इस octamer को रैप हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसके सराउंडिंग पे रैप हो जाएगा, फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम. और एक क्या बना लेगा? स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. Nucleosome constitute the repeating unit of structures in nucleus called the chromatin. Thread-like stained body seen in the nucleus. अब कैसे प्रेजेंट होगा? ऐसे, ये है, ये है, ये है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये बीड्स की तरह हमें दिखेगा क्रोमेटिन. ठीक है, कंडेंस होके. ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे करते करते हमारा पूरा डीएनए जो है पैक हो जाएगा. ठीक है, इट इज पैक्ड टू फॉर्म द क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड टू एट द मेटाफेज स्टेज टू फॉर्म द क्रोमोसोम. ठीक है, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल नीड्स नॉन हिस्टोन क्रोमोजन प्रोटीन. हायर लेवल पे कुछ और प्रोटीन चाहिए होंगे हमें. इन अ टिपिकल न्यूक्लियस रीजन ऑफ क्रोमेटिन हमारे पास यू क्रोमेटिन होता है और हेटेरोक्रोमेटिन प्रेजेंट होगा. यू क्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड है, और लूजली है तो उसका लाइट कलर होगा. अब लाइट कलर है और लूजली पैक्ड है तो आराम से काम कर सकता है, मतलब वो एक्टिव है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर हम हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो ये ज्यादा डेंसली पैक है और डार्क स्टेन करेगा, और ये क्या है? इनएक्टिव है, क्योंकि ये पैक बहुत क्लोजली है. ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, ये ऑक्टामर हो गए, हमारे 8 यूनिट्स मिलके बने, और ये हमारा डीएनए है. ठीक है जी. अब बात कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे आई. हमारे पास 3 चीजें रेस में है. आरएनए रेस में है, डीएनए रेस में है, और प्रोटीन रेस में है कि हम जेनेटिक बनेंगे, हम जेनेटिक मटेरियल बनेंगे. अब उसको देखने के लिए अब कुछ हमारे साइंटिस्ट आएंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स आएंगे जो कि डीएनए को घोषित कर देंगे एज अ जेनेटिक मटेरियल. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग वो देख लेते हैं. 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ आया इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियम. विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में उसने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखी. क्या देखी उसने? हमारे पास एक रफ कॉलोनी थी और एक स्मूथ कॉलोनी थी. अब जो स्मूथ वाली कॉलोनी है वो वायरुलेंट है. वायरुलेंट का मतलब वो इन्फेक्शन कोज कर देगी, और रफ में वो स्ट्रेन नहीं है तो वो सेफ है. ठीक है. एस वाला जो है हमारे पास क्या कर देगा? हमें इफेक्ट कर देगा. तो जब ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया के अंदर रफ कॉलोनीज डाली जो कि नॉन वायरुलेंट थी, तो हमारे माइस को कुछ नहीं हुआ. हमने माइस के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करा तो हमारे माइस को कुछ नहीं हुआ. जब फिर अगेन बैक्टीरिया में स्मूथ शाइनी कॉलोनीज डाली गई जो कि वायरुलेंट थी, तो हमारा माइस मर गया. ठीक है जी, ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई. उसके बाद उसने क्या किया? जो हमारा एस स्ट्रेन था उसको किल कर दिया. उसके अंदर जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो वायरुलेंट थी, उसने उसको हीट किल करके किल कर दिया. ठीक है, हीट से उनको किल कर दिया. तो बैक्टीरिया में फिर इंजेक्ट करा. ठीक है, बैक्टीरिया किल्ड एस स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट बन गया, और उसने क्या किया? माइस को नहीं मारा. अब उसने क्या किया? हीट किल लिया जो कि इनएक्टिव हो चुका है. साथ ही लाइव आर बैक्टीरिया लिया. ठीक है, लिविंग आर बैक्टीरिया लिया जो कि कुछ भी हमारे माइस को नहीं करता था. उसने जब ये इंजेक्ट करा तो उसने देखा कि माइस मर गया. मतलब माइस मर गया तो ऐसा कैसे हुआ? ना तो हमारा हीट किल्ड में मरा, ना हमारा आर में मरा, पर ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्यों मरा? तो उसने क्या किया? उसने ऑब्जर्व किया तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म हुई है फ्रॉम एस टू आर. ठीक है, तो वो क्या चीज है जो ट्रांसफॉर्म हुई है? क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, या फिर वो क्या वो प्रोटीन है? तो उसने वो चीज पता लगाने के लिए आगे एक्सपेरिमेंट्स करे. तो ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन वाज समहाउ ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन. इट मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं. ये आपका आ गया पूरा. ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आ गया. ये मैंने जो भी समझाया वो आ गया यहाँ पे. ठीक है, अब बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफर अब क्या है वो देखते हैं. अब इसके लिए और साइंटिस्ट आए, वो तो छोड़ के चला गया. अब और साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि भाई अब हम पता लगाते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है. ठीक है, तो ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लोइड और मैकलिन मैककार्टी discovered that DNA of S bacteria caused R bacteria to become transformed. तो उन्होंने पता लगा लिया कि भाई वो डीएनए ही था जो ट्रांसफॉर्म हुआ है. As protease and RNAs did not affect the transformation. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने क्या किया? हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के वो देखे.
ठीक है, तो वहां पे ना तो प्रोटीएज ने कुछ काम किया, ना इनहिबिट करा ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट को, और ना ही आरएनएज ने किया, बट डीएनएज ने क्या किया, वो काम रोक दिया। तो मतलब डीएनए हमारे पास क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट एट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। अभी भी किसी को तसल्ली नहीं हुई, अभी भी सबको चाहिए कि और प्रूफ लाओ। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, द unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज 1952 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इन्होंने भाई हमारे स्टैंप लगा के दे दिया कि हमारे पास डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ऑन द बैक्टीरियोफेज यूजिंग द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 इन्होंने यूज किया, और सल्फर 35 किया। अब सल्फर किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, और पी हमारा किसमें प्रेजेंट होगा, डीएनए में, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को यूज किया और इकोलाई में यूज किया और पता लगाया कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल आखिर क्या है। प्रॉपर्टीज देखें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या होनी चाहिए। A molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria. Should be able to generate the replica, replication होनी चाहिए, ठीक है, वहां पे replication होनी चाहिए। Should be stable chemical and structurally. Should be provide a scope for slow mutation, fast mutation नहीं होनी चाहिए, slow, ठीक है। Should be able to express itself in the form of Mendelian character, ठीक है जी। अब कैसे हमारा डीएनए इन सारी चीजों को फुलफिल करता है वो देख लेते हैं। Both DNA and RNA can direct their duplication. The DNA has two complementary strands. If separated by heating, can again come together when appropriate conditions are provided. ठीक है, 2OH group present on every nucleotide in RNA is reactive and makes it uneasily degradable. अब आरएनए में कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से वो डिग्रेडेबल बन जाता है, मतलब वो स्टेबल नहीं है। आरएनए इज ऑल्सो कैटालिटिक है, मतलब कि वो रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्टिव करेगा तो मतलब रिएक्ट कर जाएगा, तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल इज आल्सो एन, वो प्रोवाइड करती है एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए, ठीक है। बोथ डीएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेट कर सकते हैं, पर आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, तो वहां पे वो पीछे रह जाता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन द आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। आरएनए सीधा प्रोटीन बना देगा, पर डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए, फिर आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो वहां से कंक्लूड हुआ कि डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फॉर ट्रांसमिशन के लिए हम आरएनए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड की बात करें, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व्ड अराउंड आरएनए। RNA used to act as genetic material as well as catalyst, so was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA which with chemical modification that make it more stable. ठीक है, रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं अब। ये आखिरी टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट हम अगली वीडियो से करेंगे। अब वॉटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड द स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब वो बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तभी उन्होंने बता दिया था कि रेप्लिकेशन होने वाली है, तो उन्होंने एक डायग्रामेटिक चीजें बता दी थी, प्रपोज कर दी थी उसी दौरान, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज एक उनमें से एक्ट करेगा टेम्पलेट की तरह फॉर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन। ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड टर्म्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। देख लेते हैं, इसको समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। Semi conservative DNA replication show first in E. coli, then in higher organism like plants and human cells. ठीक है, Matthew Malthus and Franklin Stahl performed the experiment in 1958 using the normal nitrogen 14 and non-radioactive nitrogen 15 isotope of nitrogen as a source of, कहां से लिया, NH4Cl से उन्होंने ले लिया, और सेंट्रिफिकेशन करवाई इन सीजियम क्लोराइड, इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ग्रेडियंट जो बनाया वो था सीजियम क्लोराइड। द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन द सीजियल ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए आफ्टर 20 मिनट्स। टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ऐसा ही काम टेलर और उसके कलीग्स ने किया, किस पे किया, वासा फेबा पे, ठीक है। इसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया। वहां पे क्या था, हमारे पास क्या यूज किया था, सीजियम क्लोराइड यूज किया था। अब देखो मैं समझाती हूँ इसको, पूरा सेमी कंजर्वेटिव आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो ये है क्या कहते हैं, ये है N15 N15 लिया हमने।
अब N15 और उसको डाल दिया N14 के उसमें, ठीक है जी। N14 को अब इस रेप्लीकेट होंगे तो ये सारी चीजें अलग अलग होंगी, तो ये बना N15, ये N14, ये N14, ये N15 अगेन, ठीक है। अब दोबारा इनकी रेप्लीकेशन करवाई तो ये क्या था, N15 था। अब जो नया बनेगा वो क्या बनेगा, N14 बनेगा। अब यहाँ पे क्या, ये क्या था ग्रीन वाला, N14 बनेगा। यहाँ पे ब्लू वाला N14 बनेगा, N14, N14, N14 और ये N15। तो यहां से पता चला कि भाई कुछ ना कुछ हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव, एक पेरेंटल रह रहा है और एक नया बन रहा है, ठीक है। तो वो सेमी कंजर्वेटिव, एक कंजर्व रह रहा है पर एक नया बन रहा है, ठीक है। अब मशीनरी ऑफ एंजाइम्स देख लेते हैं। ई कोलाई कंप्लीट्स द रेप्लिकेशन इन 18 मिनट्स, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इसका इतना है, ठीक है। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जहां पे हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो पर्पस सर्व करेगा, एक ये एक्ट करेगा सबस्ट्रेट की तरह और एक ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ठीक है। रेप्लिकेशन अगर विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कॉल्ड बाय द रेप्लिकेशन फोक, छोटे छोटे पार्ट्स में हम खोलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि पूरा खोल के बैठ गए डीएनए के स्ट्रैंड को, नहीं, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगेगी, तो हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे पास खोलते जाएंगे। अब ये पूरा प्रोसेस है, इसको मैं यहां से समझाऊंगी आपको, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक होता है लीडिंग स्टैंड, एक होता है लैगिंग स्टैंड। जो लैगिंग स्टैंड होता है उसपे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, हमारे पास क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो जाएगी। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम होता है, कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन द 5' to 3' डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है। सो ऑन स्टैंड, एक स्टैंड बन जाता है हमारे पास इस पोलैरिटी का, रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस, रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस रहेगी, वाइल ऑन द अदर जिसकी पोलैरिटी यह है वहां पे क्या आएगी, डिसकॉन्टिन्यूअस। लीडिंग लैगिंग स्टैंड मैंने बता दिया आपको। डिसकॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय लाइगेज, ये एक एंजाइम अगेन है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं हमारे वो लाइगेज से जुड़ जाएंगे। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई देयर, जहां पे रेप्लिकेशन शुरू होगी, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स requires a vector which provide origin for replication. In eukaryotes, replication of DNA take place at S phase, ठीक है, सेल साइकिल के S phase में। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, कोई भी फेलियर होगा तो वो पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोमल हमने जो डिसऑर्डर पढ़े थे उससे हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक था हमारा आज का लेक्चर, रेप्लिकेशन हमने कर लिया। मेरे नोट से आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल से हम ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे और अच्छे से उसको भी कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में सारे आपको कल ही कराऊंगी, और कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हसल करते रहें। जय हिंद, जय भारत।